नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की महंगाई से आम जनता को बड़ी राहत दी। 1 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार ने राजधानी में पेट्रोल पर वैट घटा दिया है और आपको बताते चलें, केजरीवाल सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 8 रुपए सस्ता हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली में अब पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 95 रुपए 97 पैसे हो चुकी है। आपको बताते चलिए, पेट्रोल के नए रेट्स आज आधी रात से लागू हो जाएंगे। और ये भी बता दें कि पिछले 27 दिनों से सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं कर रही थी। इस साल की शुरुआत के बाद से ही देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई थी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेट्रोल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी घटा दी, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया। आपको बताते चले कि दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे है और डीजल का भाव जो है वह 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। लेकिन आधी रात से पेट्रोल के नए रेट्स जारी हो जाएंगे, जिसके बाद आपको पेट्रोल जो है वो 8 रुपए अब सस्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि साल भर से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई इसका कोई आंकड़ा ही नहीं, इसलिए मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में सांसदों के एक समूह द्वारा कृषि कानूनों के आंदोलन पर उठाए गए सवालों के जवाब में ये बातें कही। अन्य सवालों के अलावा सांसद आपको पता चले आंदोलन के संबंध में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या जानना चाहते थे। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास चल रहे आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों की संख्या पर डेटा और क्या सरकार का उक्त आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है, इसकी जानकारी भी मांगी गई थी। मंत्रालय का इस पर स्पष्ट उत्तर था कि इस मामले में उसके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, इसलिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सवाल के पहले भाग में जवाब देते हुए विस्तृत रूप से बताया गया था कि कैसे सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए किसान नेताओं के साथ 11 दौर की वार्ताएं की। किसान आंदोलन के दौरान मृतक किसानों के परिजनों के लिए पुनर्वास की मांग की गई। बताते चले कि किसान नेताओं ने आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को शहीद किसान कहा जाए ये कहा था और आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि पिछले साल से आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान अपनी जान गंवा चुके। तो पंजाब किसान संगठन के नेता कुलवंत सिंह संधू ने बड़ा बयान दिया। संधू ने कहा है कि धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद किसान साझा मंच बनाकर पंजाब विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। पहली बार में किसी किसान नेता ने चुनाव में उतरने की सीधे तौर पर बातचीत की है। अगले साल की शुरुआत में पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा है कि ज्यादातर किसान चाहते हैं कि धरना खत्म करके राज्यों में जाना चाहिए, वहां चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी बाकी की मांग पूरी करने के लिए आवाज उठानी चाहिए। एक जगह बैठकर बीजेपी को हराया जाना संभव नहीं। 5 राज्यों में बीजेपी को हराना है। बीजेपी हार जाएगी तो बहुत सी मांगे अपने आप पूरी हो जाएंगी। आंदोलन खत्म करने के सवाल पर कुलवंत सिंह संधू ने कहा, 4 दिसंबर को हमारी अहम बैठक है। अगर हमारी सहमति बन गई तो धरना खत्म होगा। चुनाव लड़ने की रणनीति पर धरना खत्म करने के बाद विचार किया जाएगा। सभी किसान संगठन मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे। बताते चलें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का विधेयक संसद में पारित हो चुका है। 1 साल से चल रहे आंदोलन में अब किसानों के बीच आंदोलन खत्म करने को लेकर अलग अलग राय से सामने आ रही है। किसानों का एक धड़ा आंदोलन खत्म करने को लेकर अगुवाई कर रहा तो कुछ नेता अपनी अन्य मांगों पर आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं। 4 दिसंबर को एसकेएम की बैठक होगी और इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। चीन की मदद से भारत में तबाही मचाने की पाकिस्तान साजिश रच रहा है। आपको बता चलो, इस साजिश के तहत पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में विस्फोटक पहुंचाने और घुसपैठ करने के लिए ड्रोन के बाद अब दे रहा है हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग। इससे भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों पर 1 किलोमीटर की दूरी से अटैक का खतरा बढ़ चुका है। अफगानिस्तान से आए 8000 आतंकी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और खुद बीएसएफ का भी मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में छोड़े गए खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल भारत में कर सकता है। आपको याद होगा, जम्मू एयरबेस पर आतंकियों द्वारा किया ड्रोन अटैक, जिसमें विस्फोटक भर एयरबेस पर हमला किया गया था और इस मामले में आज तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं किया जा सका है जिसने ड्रोन जम्मू एयरबेस पर फेंका था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच के दौरान केवल इतना पता चला है कि चीन द्वारा पाकिस्तान को जो ड्रोन खेप दी गई थी संभवतः या उसी का हिस्सा था। अब उसी चीन की मदद से पाकिस्तान भारत में हैंड ग्लाइडिंग के जरिए तबाही की साजिश रच रहा।
खुफिया विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना ने बाकायदा आतंकवादियों को हैंड ग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी और इसमें विस्फोटक पहुंचाने वाले छोटे ग्लाइडर से लेकर एक आदमी को ले जाने वाले ग्लाइडर शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, आपको पता चले कि अफगानिस्तान से 8,000 आतंकवादी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ऐसे में खतरा और बढ़ चुका है। BSF महानिदेशक पंकज कुमार सिंह का भी इस बाबत कहना है कि अमेरिका जो असलहा अफगानिस्तान में छोड़कर गया, उन्हें पाकिस्तान भारत के जिहाद में भेजने की अब कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बारे में अफगानिस्तान और आतंकवादियों को हर संभव लालच देकर इनका प्रयोग भारत में कराने की कोशिश कर सकता है। खुफिया विभाग के दस्तावेज में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान फौज और खुफिया एजेंसी आतंकवादियों को जो हैंड ग्लाइडिंग ट्रेनिंग दे रही है, उन हैंड ग्लाइडरों के जरिए 600 मीटर से 1200 मीटर तक कोई भी सामान भेजा जा सकता है, चाहे वह विस्फोटक हो या फिर ड्रग्स। मांग लो ये दुआ कि फिर वही जहां मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। आज कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश का एक मासूम 6 साल का बच्चा सोच रहा होगा, क्योंकि उसके साथ हुआ ही कुछ ऐसा है जिसने सिर्फ उस मासूम को ही नहीं बल्कि सूबे में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो माँ ही हो सकती है जो बिगड़े हुए हालातों की तस्वीर बदल देती है। वो माँ है, अपने बच्चे की तकदीर बदल देती है। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ये क्या कह रहे हैं और आखिर 6 साल के मासूम के साथ ऐसा क्या हुआ जो मध्य प्रदेश में हमेशा अब याद किया जाएगा। तो आपको बताते हैं ममता, साहस, पराक्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति की एक अनोखी कहानी। दृढ़ इच्छा शक्ति इसलिए क्योंकि इस माँ को यकीन था कि अपने मासूम को मौत के मुंह से निकालकर बाहर ले आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां इन दिनों एक माँ की बहादुरी की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेलकर आदमखोर तेंदुए से अपने बच्चे को बचा लिया। जहां तेंदुए ने हमले में बच्चे को बुरी तरीके से घायल कर दिया है और जानकारी के अनुसार माँ ने बच्चे को अब बचा लिया है। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि बच्चे को गाल, पीठ और एक आंख में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायल बच्चों को इलाज के लिए कुस्मी अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। इस दौरान मची चीख पुकार सुनकर और स्थानीय गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए, जिससे तेंदुए को अपना शिकार छोड़कर भागना पड़ा था। दरअसल आपको बताते चलिए मामला सीधी जिले में कुस्मी ब्लॉक के संजय टाइगर बफर जोन टमसार रेंज के बाड़ी झरिया गांव का। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे बाड़ी झरिया गांव की रहने वाली शंकर बैगा की पत्नी किरण बैगा देर शाम ठंड से बचने के लिए अपने बच्चे के साथ अलाव के पास बैठी हुई थी, जबकि एक बच्चा किरण की गोद में था और 2 बच्चे किरण के पास बैठे हुए थे। इसी बीच अचानक तेंदुए ने हमला बोल दिया। ऐसे में तेंदुआ एक बच्चे को मुंह में दबाकर भागने लगा। ज्यादा अंधेरा होने के कारण भी किरण तेंदुए के पीछे भागी। इस दौरान लगभग 1 किलोमीटर तक तेंदुए के पीछे जाकर किरण अपने बच्चे को बचाने में सफल हो सकी। किरण ने घटना के संबंध में बताया है कि दूर जाकर तेंदुआ उसके बच्चे को अपने पंजों से दबाकर बैठ गया था। इस मामले में पीड़ित किरण ने बताया है कि उसने अपना साहस करके अपने बच्चों को किसी तरीके से तेंदुए के कब्जे से मुक्त करा लिया था और शोर मचाने लगी। ऐसे में तेंदुए ने उस पर भी कई बार वार किया, लेकिन तब तक स्थानीय गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। भीड़ जुटने पर तेंदुआ जंगल की ओर से भाग गया। वन अधिकारी टाइगर रिजर्व टमसार सीधी असीम भुरिया ने घटना को लेकर बताया कि जानकारी मिलने के बाद विभाग की टीम गांव में पहुंची। घायल बच्चों को इलाज के लिए फौरन कुस्मी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताते चले कि इस मामले में वन अधिकारी ने बताया है कि तेंदुए के हमले में बच्चे को पीठ, गाल और आंख में काफी गहरे चोटें आई हैं। फिलहाल उसका कुस्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि घायल बच्चे के इलाज का पूरा खर्च वन विभाग की ओर से उठाया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सहयोग राशि भी प्रदान की। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने इस मामले की जानकारी संजय टाइगर रिजर्व के अमले को दी थी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी और घायल महिला को भी तत्काल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तेंदुए के हमले में बच्चे की पीठ और एक आंख में गंभीर चोटें आई थी। किरण के शरीर में भी काफी चोटें आई हैं। महिला की बहादुरी को आपको बताते चले अब वन विभाग के अधिकारी और गांव के सभी लोग सलाम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ये कोई पहला मामला नहीं है सूबे में तेंदुए के हमले का, लेकिन बहादुरी की ये मिसाल जरूर पहली बार हुई है जिले में, जिसे अब हर कोई सलाम कर रहा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
तो ईरान के साथ परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के मसले पर वार्ता के लिए दुनिया के शक्तिशाली देशों के वार्ताकार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना पहुंच चुके हैं और ईरान की नई सरकार परमाणु समझौतों को पुनर्जीवित करने से पहले अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाए जाने पर अब अड़ी हुई है, जबकि अमेरिका पहले समझौता प्रभावी करना चाहता है। आखिर पूरा मामला क्या है जिस पर विश्व की नजरें टिकी हुई हैं, समझिए इस रिपोर्ट में। ईरान परमाणु समझौते पर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बातचीत शुरू हो चुकी है। 5 महीने पहले सस्पेंड हुई ये बातचीत एक बार फिर से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुई है। हालांकि जानकारों का मानना है कि 2015 के परमाणु समझौते के फिर से शुरू होने में बहुत सारी बाधाएं सामने आ सकती हैं। जून में ये बातचीत, आपको बताते चले, एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई थी। राजनयिकों ने कहा था कि वे एक समझौते पर पहुंचने के बेहद करीब थे, लेकिन अतिरूढ़वादी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के सत्ता में आने से दृष्टिकोण में अब बदलाव हो चुका है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की क्षमताओं को मजबूत करते हुए कई महीनों तक वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए पश्चिमी देशों की अपील को नजरअंदाज कर दिया। ईरान के लिए अमेरिका के विशेष दूत रॉब मैले ने कहा है कि तेहरान का रवैया वार्ता के लिए अच्छा नहीं। मैले ने इस हफ्ते की शुरुआत में यूएस नेशनल पब्लिक रेडियो को बताया था कि अगर वे परमाणु कार्यक्रम को चालू करने के बेहद करीब पहुंच जाते हैं तो हम निश्चित रूप से आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर पश्चिमी मुल्क उसे संदेह की नजर से अब देखने लगा है। 2015 के परमाणु सौदे को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में भी जाना गया। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त प्रतिबंधों के बदले उस पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की पेशकश की, लेकिन ये समझौता तब बिगड़ गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अपने देश को इस समझौते से बाहर कर लिया। ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया और अगले साल ईरान ने सौदे के तहत बनाए गए नियमों को तोड़ना भी शुरू कर दिया, अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया और इस तरह ईरान ने अपने तरीके से अमेरिका को जवाब भी दे दिया। हाल के महीनों में ईरान ने यूरेनियम को अभूतपूर्व स्तर तक समृद्ध करना शुरू कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों की गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने एजेंसी और आपको बताते चले ईरान के बीच विवाद के कई मुद्दों को दूर करने की उम्मीद में पिछले सप्ताह तेहरान का दौरा भी किया था। हालांकि उन्होंने तेहरान से लौटने के बाद कहा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई। JCPOA वार्ता को खतरे में न डालने के लिए पश्चिमी राजनयिकों ने आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पिछले हफ्ते की बैठक में ईरान के आलोचनात्मक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कह दिया था। ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को डर था कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है या फिर वो ऐसा देश बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार भले ही ना हो, लेकिन उन्हें बनाने की सारी क्षमताएं हो और वो कभी भी उनका इस्तेमाल कर सके। इजराइल और अमेरिका को कभी भी ये मंजूर नहीं था। ईरान परमाणु समझौतों को परफेक्ट या बिल्कुल सटीक नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ईरान के साथ सकारात्मक संबंधों की शुरुआत के लिए इसे एक विकल्प के तौर पर जरूर देखा गया। इसके तहत ईरान के शोध कार्यक्रम को काफी हद तक नियंत्रित किया गया और उसे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर जोर देने वाली अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में लाया गया। इसके बदले परमाणु कार्यक्रम के चलते ईरान के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। तो अब क्या ये समझौता फिर से अमल में आ सकता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में विशेषज्ञ मार्क फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि इस समझौते से जुड़े कुछ लक्ष्यों के लिए अब बहुत कम समय बचा और इस समझौते का मसौदा तैयार होने के बाद से ईरान ने जो प्रगति की है उसके चलते JCPOA अब कम उपयोगी हो गया, लेकिन फिर भी इस समझौते पर विचार और इसके वापसी की कोशिशें हो रही। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी बन जाता है कि आखिर इस समझौते से किस देश को कितना फायदा होने वाला है। आपको बताते चले इस समझौते से किसी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। IISS के मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि ईरान की अवास्तविक मांगों को देखते हुए JCPOA में वापसी की संभावना कम ही लगती है। अगर समझौता नहीं होता है तो कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य विकल्प को भी अंतिम विकल्प मानने लगेंगे। मार्क फिट्जपैट्रिक ने कहा है कि अमेरिका और ईरान समझौते में कम से कम शर्तों पर राजी हो सकते हैं, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के साथ कुछ प्रतिबंध भी हटाए जाएं। इसकी सभी कमियों के बावजूद ईरान परमाणु समझौते के फायदे भी हैं। इसके बिना मध्य पूर्व कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बन सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।